गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक समूह की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक समूह जैसे कि ये होता है, ये व्यक्तियों का संग्रह होता है। समूह का व्यक्तियों का संग्रह होता है, निश्चित संरचना होती है, कार्यात्मक विभाजन होता है, सामान्य हित एवं उद्देश्य होते हैं, एकता है, ऐच्छिक सदस्य है, स्तरीकरण है तथा आदर्श नियमों का प्रभुत्व होता है। इसमें पारस्परिक जागरूकता रहती है, समझौता, स्थायित्व, सहानुभूति तथा सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो सामाजिक समूह की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले व्यक्तियों का संग्रह। तो समूह का निर्माण पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही होता है, जिनमें पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया आवश्यक होती है, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के निकट ना हो। तो इस प्रकार यह व्यक्तियों के संग्रह के रूप में एक समूह, एक मूल संगठन पाया जाता है। दूसरा है निश्चित संरचना। तो फिशर ने इस बात पर जोर दिया था कि समूह की एक निश्चित संरचना होती है, जिसमें सभी व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है और सदस्यों के मध्य स्तरीकरण की भी व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात उसमें नियम, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिकाएं, कार्य प्रणाली आदि तय होती है और उनके सदस्य इनके अनुसार ही कार्य करते हैं। तीसरा इसमें आता है कार्यात्मक विभाजन। तो किसी भी समूह के अपने सभी सदस्य परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन सभी के कार्य पृथक पृथक होते हैं और अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके वे समूह को संगठित बनाए रखते हैं। चौथी विशेषता है सामान्य हित एवं उद्देश्य। तो सपीर के अनुसार एक समूह के सदस्यों के उद्देश्य सामान्य होते हैं। बिना किसी हित एवं उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं होता है। तो समूह के सदस्य की रुचि एवं हित समान होते हैं और वे एक ही स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, यानी उनके मध्य एक ही उद्देश्य पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐच्छिक सदस्यता की। इससे पहले हम बात करते हैं एकता। तो समूह के सदस्यों में एक एकता की भावना पाई जाती है, तभी एक समूह के सदस्य बने रहते हैं। उनमें हम की भावना, सहकार की भावना होती है, इसी से परस्पर सहायता करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता, व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण किसी न किसी रूप से संबद्ध रहता है। सदस्य दो प्रकार की होती है, अनिवार्य एवं ऐच्छिक। तो व्यक्ति लेकिन किस समूह की सदस्यता ग्रहण करेगा, यह उसकी रुचि, इच्छा एवं योग्यता पर निर्भर है। किन समूह की सदस्यता स्वीकारेगा, यह भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न समूह की सदस्यता को स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तरीकरण। तो एक समूह के सदस्य समान पदों पर नहीं होते हैं, वरन उनकी प्रस्तुति एवं भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। जैसे महाविद्यालय में एक शिक्षक एक समूह के सदस्य होते हुए भी पदों की उच्चता एवं निम्नता के कारण उसमें स्तरीकरण अवश्य पाया जाता है। फिर है आदर्श नियमों का प्रभुत्व। तो प्रत्येक समूह के कुछ आदर्श मानक होते हैं, जिसके अनुसार उस समूह के सदस्यों के व्यवहारों को निश्चित किया जाता है। प्रत्येक सदस्यों को उन नियमों को मानना ही होता है। ये आदर्श नियम भिन्न भिन्न समूह में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के व्यवहार समान नियमों द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, जिससे समूह की संगठन सुदृढ़ रहता है। और फिर है पारस्परिक जागरूकता। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सजग रहते हैं। जैसे मैकाइवर व पेज का मानना था कि सामाजिक समूह के कारण ही समूह बनते हैं। सामाजिक संबंधों का आधार पारस्परिक जागरूकता और परस्पर सहयोग की भावना है। इसके अभाव में समूह की स्थिरता कम हो जाती है। इसी प्रकार पारस्परिक जागरूकता के कारण ही एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति की भावनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समझौता। समझौता की बात करते हैं तो किसी भी समूह का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उनके सदस्यों के मध्य परस्पर निष्ठा की भावना पाई जाती हो। समूह के नियम एवं उद्देश्यों के प्रति समान रूप से जब तक कि समझौता ना हो, तब तक उसमें समान कार्य करने की इच्छा नहीं पाई जाती। यह विशेषता समूह की शक्ति में वृद्धि करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्थायित्व की। तो समूह के सदस्यों के उद्देश्य जब समान होते हैं तभी समूह में स्थायित्व आता है, क्योंकि उन उद्देश्यों की पूर्ति सभी मिलकर करते हैं। यदि समूह में अस्थिरता होगी तो कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यद्यपि स्थायित्व कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इतना अधिक प्रबल नहीं बनते नहीं टूट जाए। फिर है सहानुभूति। तो समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहृदय होते हैं, यानी उनमें एक दूसरे समूह के प्रति सहानुभूति, प्रेम पाया जाता है। एक दूसरे के सुख दुख में वह सहयोग एवं सहायता करते हैं। उसी प्रकार एक सदस्य पर संकट आने पर अन्य सदस्य सहभागी हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर सहयोग, सहानुभूति, आदान प्रदान से ही अपने हितों की पूर्ति कर पाते हैं।
नेक्स्ट है सामाजिक संबंध। तो एक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे समूह सुदृढ़ एवं स्थायी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार समूह निर्माण के जो आधार हैं, वो समूह के निर्माण में अनेक आधार होते हैं, लेकिन इनका उल्लेख करना कठिन कार्य होता है। फिर भी समाजशास्त्री ने कुछ आधारों का उल्लेख किया है, जैसा कि सोरोकिन, जिबरमैन, गॉलपिन आदि ने बताया था कि समूह निर्माण के निम्न आधार होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं, फर्स्ट है रक्त संबंध के आधार पर, यानी एक ही पूर्वज से उत्पत्ति मानने में विश्वास करना। दूसरा है विवाह, तो विवाह के आधार पर हो सकता है। तीसरा है जादू टोने या धर्म में समान विश्वास, यानी एक ही प्रकार के धर्म व एक ही प्रकार के जादू टोने इस प्रकार मानने वाले भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। समान भाषा होती है, समान लोकाचार एवं रीति रिवाजों में विश्वास, एक ही भूमि का स्थायित्व, फिर पड़ोस, फिर सामान्य व्यवहार, समान उत्तरदायित्व, एक ही स्वामी के अधीन रहकर कार्य करना, समान शत्रु का होना, साथ साथ रहकर कार्य करना, एक ही संस्था से संबंधित होना तथा पारस्परिक सहयोग प्रदान करना। अब हम बात करते हैं समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो समूहों के वर्गीकरण में समाज वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न आधारों पर मानव समूह के अनेक रूपों को स्पष्ट किया है। तब फिर भी इसके मुख्य रूप से 6 आधार बताए गए हैं। 6 आधारों के आधार पर हम समूह का वर्गीकरण कर सकते हैं। फर्स्ट है सदस्यों की संख्या के आधार पर, दूसरा है स्थायित्व, तीसरा है हम की भावना, चौथा है प्रकार्यात्मकता, पांचवा है आकांक्षा और छठा है सामाजिक संबंध। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या के आधार पर समूह छोटे एवं बड़े हो सकते हैं। समूह में सदस्यों के आधार पर सामाजिक संबंध निश्चित होते हैं। छोटे समूह में अंतःक्रिया अधिक होती है, किंतु उनमें संबंध अधिक व्यवस्थित एवं घनिष्ठ होते हैं। इसके अंतर्गत सीमेल, जॉनसन या होमन्स ने छोटे समूहों को समाज का आधार माना है। होमन्स ने 5 छोटे समूह का अध्ययन करा है तथा हर युग में अपने अस्तित्व को विघटनकारी तत्वों से बचाए रखा है। उन्होंने छोटे समूह में की 3 विशेषताएं बताई है। इनके सदस्यों में सक्रियता अधिक पाई जाती है, अंतःक्रिया का प्रतिमान सुदृढ़ होता है एवं वे भावना प्रधान होते हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ बड़े समूह होते हैं, जैसा कि मैकाइवर या पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे समूहों का उल्लेख करा था। मर्टन समूह नहीं मानती क्योंकि इनमें हम की भावना होते हुए भी अंतःक्रिया नहीं होती है। उसी प्रकार मैकाइवर व पेज ने सामाजिक समूह को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे क्षेत्रीय समूह जिनमें व्यक्ति के हित व्यापक होते हैं, उन सभी के व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे नगर, राष्ट्र, गाँव। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी में वे समूह होते हैं जो अपने हितों के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन इनका संगठन अनिश्चित प्रकृति का होता है, जैसे शरणार्थी समूह, प्रजातीय समूह। तीसरी श्रेणी में वे समूह आते हैं जो अपने हितों के प्रति सचेष्ट होने के साथ साथ संगठित भी होते हैं। इनकी सदस्यता सीमित होती है, जैसा कि परिवार। तो इस प्रकार दूसरा हम बात करते हैं स्थायित्व के बारे में। स्थायित्व की यदि हम बात करते हैं तो इस आधार पर समूह को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, स्थायी समूह तथा अस्थायी समूह। तो जो स्थायी समूह होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, जैसे परिवार हो गया, शिक्षण संस्थान आदि ये व्यवस्थित होते हैं। दूसरी ओर अस्थायी समूह होते हैं जो कुछ समय के लिए ही बनते हैं, ये अव्यवस्थित होते हैं, जैसे भीड़ व श्रोता समूह। वोटोमोर ने स्थायी व अस्थायी समूह के बीच में एक आभासीय अर्ध समूह का भी उल्लेख किया था। अर्ध समूह वे समूह होते हैं जिनमें संरचना एवं संगठन का अभाव होता है। समूह के सदस्यों में समूह के प्रति जागरूकता कम होती है। इनमें आयु, लिंग समूह, जाति, वर्ग आदि को लिया जा सकता है। तो इस आधार पर स्थायित्व एवं अस्थायित्व 2 समूह में इसे विभाजित किया गया है। लेकिन जैसे अव्यवस्थित, जैसा कि अभी वोटोमोर ने बात की थी, एक आभासीय अर्ध समूह, तो आभासीय अर्ध समूह में भीड़ व श्रोता समूह आते हैं। भीड़ व श्रोता जो समूह होते हैं वो इसके अंतर्गत होते हैं, जो कुछ समय के लिए होते हैं, ये अव्यवस्थित होते हैं। इन्हीं को उन्होंने आभासीय अर्ध समूह कहा है। तो इन समूह में लगभग लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन सदस्यों में समूह के प्रति कम जागरूकता होती है और वे सदस्यता आयु, लिंग समूह एवं सामाजिक वर्ग के आधार पर बन सकते हैं। तो इसमें एक निश्चित संरचना एवं संगठन का भी अभाव पाया जाता है, इसमें इसका अभाव होता है।
कि एक निश्चित उनमें संगठन। तो इस प्रकार हमने समूह के वर्गीकरण के दो आधारों हम की भावनाएं में स्थायित्व की बात की है, सदस्यों की संख्या में स्थायित्व की बात की है। आगे हम की भावना, प्रकार, आकांक्षा एवं सामाजिक संबंध की बात करेंगे। धन्यवाद।